तुम्ही पाहताय लुटेरी दुल्हनचे 8 शिकार आज फक्त आणि फक्त एनडीटीव्ही मराठीवर तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत। त्यांची नेमकी बाजू काय या सगळ्या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत। लुटेरी दुल्हन हा प्रकार उत्तर भारतामध्ये घडल्याचा आपण अनेकदा ऐकलेलं असेल आणि त्यावर चित्रपट पण तयार झालेले आहेत। आता अशाच एका लुटेरी दुल्हनला नागपूर पोलिसांनी अटक केली आहे। त्याने एक नाही तर तब्बल 8 लग्न करून 8ही नवऱ्यांची पैशांसाठी फसवणूक केली। नागपुरात 8 पुरुषांना 2 कोटींचा गंडा घालणारी लुटेरी दुल्हन पोलिसांच्या जाळ्यात अडकली आहे। गेल्या 1.5 वर्षांपासून ती पोलिसांना गुंगारा देत होती, पण नागपूरच्या डॉली चहावाल्याकडे चहा पिण्याचा मोह तिला काही आवरलेला नाही आणि तिथेच तिची चूक झाली। पोलिसांना लुटेरी दुल्हनचा सुगावा लागताच सापळा रचला आणि त्यात ती अडकली। लुटेरी दुल्हन पोलिसांच्या ताब्यात आल्यानंतर शेकडो पुरुषांनी मोकळा श्वास घेतलाय। पण नागपुरातल्या पुरुषांनी लुटेरी दुल्हनची इतकी धास्ती नेमकी का घेतली होती? पुरुषांना प्रेमाच्या जाळ्यामध्ये फसवून ती कशी लुटायची याबद्दल सावध ठरलेल्या पुरुषांसोबत आपण संवाद साधणार आहोत। यासाठी इम्रान अन्सारी आणि इतर सुद्धा हे सर्व पुरुष चर्चेमध्ये सहभागी होणार आहेत। तर फक्त नागपुरातच नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये या संपूर्ण प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा आहे, कारण 1-2 नव्हे तर तब्बल 8 पुरुषांसोबत ही फसवणूक झालेली आहे आणि गेल्या काही वर्षांपासून हा सगळा प्रकार सुरू होता। नेमकी ती फसवणूक कशी करायची, प्रेमाच्या जाळ्यात नेमकी कशी अडकवायची, हे सगळं आपल्याला आज जाणून घ्यायचं आहे। तर या प्रकरणाच्या संदर्भातील काही महत्त्वाचे तपशील आहेत, त्यावर एक नजर टाकूया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। तर हे सावज आहेत ते लुटेरी दुल्हनच्या जाळ्यामध्ये अडकलेले होते। त्यांची नावं आपण पाहूया। इम्रान अन्सारी, नजमुम साकिब, रेमान शेख, मिर्झा अशरफ बेग। मुदस्सिर मोमीन, मोहम्मद तारिक अनीस, अमानुल्ला खान आणि गुलास गौस पठाण। तर लुटेरी दुल्हनची मोडस ऑपरेंडी नेमकी कशी आहे समजून घेऊया। फेसबुक आणि मॅट्रिमोनियल साइटवरून सावज ती हेरायची। फेसबुक किंवा व्हॉट्सअप कॉलवरून संवाद साधायची। आपलं दुखणं सांगून त्याला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढायची। सावज प्रेमाच्या जाळ्यात अडकलं की निकाह व्हायचा। मौलाना, वकील आणि दलालांची टोळी तयार करण्यात आलेली होती। पतीवर बलात्कार, मारहाण आणि सोनं लुटण्याचा गुन्हा या प्रकरणामध्ये दाखल करण्यात आला। खंडणीखोरांची एक संपूर्ण टीम यासाठी काम करत होती। पोलीस सुद्धा बलात्काराच्या तक्रारी दाखल करायचे। नागपूरची लुटेरी दुल्हन एकूण 8 लग्न तिनं केली। 8ही लग्नांमध्ये तिनं फसवणूक केली। यामध्ये प्रामुख्याने तिनं वापर केला सोशल मीडियाचा। तिथे ओळख निर्माण झाल्यानंतर ती फसवायची। शिक्षिका म्हणून ती काम करत होती। लग्न करून त्यानंतर ब्लॅकमेलिंगला सुरुवात करायची। दुसरी पत्नी होण्यास मी तयार आहे असं वारंवार तिच्या मार्फत सांगितलं जायचं आणि या प्रकरणामध्ये 2 कोटी रुपये उकळल्याचा अंदाज आहे। तर या सगळ्या संदर्भात आपल्यासोबत बातचीत करण्यासाठी आणि या प्रकरणामध्ये ज्यांची फसवणूक झालेली आहे ते मोहम्मद हे आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। मोहम्मद तारिक अनीस असं त्यांचं पूर्ण नाव आहे। मोहम्मद जी, सर्वप्रथम स्वागत आहे तुमचं एनडीटीव्ही मराठीवर।
हे प्रकरण पूर्णपणे जाणून घेण्यासाठी सुरुवातीला आपण अगदी काही जुन्या आठवणींकडे जाऊयात, जिथून या सगळ्याची सुरुवात झाली. तिच्याशी तुमची नेमकी ओळख कोणत्या माध्यमातून झाली, कशी ओळख झाली आणि सुरुवातीला बातचीत नेमकी काय झाली? मुझसे पूछ रहे हैं मैडम? हो. हेलो, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय? हाँ आपका आवाज आ रहा है. हाँ, तर हे सबसे पहले तो बोलिए बोलिए. एनडीटीवी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वो इस प्रकरण को एक मीडिया पे लाकर इस पूरे अवेयरनेस लाया है. उस हिसाब से मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं. इस आपने जो क्वेश्चन किया है कि मेरी पहचान कैसा, मुझे एक फेसबुक कॉल आया था, उसके ऊपर उसने उसका इंट्रोडक्शन दिया कि आप मोहम्मद तारिक अनीस है और मैंने आपकी फ्रेंड जो लिस्ट है उसके अंदर एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी सेक्रेटरी का मैंने आपका देखा है कि आपके फ्रेंड लिस्ट में मैं एक शिक्षिका हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरा ट्रांसफर करवाना है. उस हिसाब से हमारी बातचीत शुरू हुई और उसके बाद मैंने उनका वो ट्रांसफर करवाने में हेल्प किया. उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन हुआ. फिर उसने अपने आप को बताया कि मैं एक यतीम लड़की हूँ, बहुत मजलूम हूँ, मुझके ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय होता है, आप मेरी हेल्प करो. इस तरीके से वो मेरे नजदीक आई और फिर एक पुलिस स्टेशन में जाकर उसने वहां पे लिखा भी दिया कि मोहम्मद तारिक अनीस मेरा हस्बैंड है और कुछ प्रकरण किया था उसने स्कूल में और वो स्कूल के अंदर में मुझे बुलाया था कि रिलीविंग नहीं हो रही है. तो मैंने वहाँ के प्रिंसिपल से बात किया तो प्रिंसिपल ने एक कंप्लेन किया था कि बाहर के कोई लोगों को, गुंडों को लाके यहाँ पे वो कर रहे थे. तो उस सिलसिले में वहाँ पे समीरा फातिमा को बुलाया गया. तो समीरा फातिमा ने वहाँ पे जाके बता दिया एक रिटर्न कंप्लेन में कि वो कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है. और उसके बाद फिर उसने मुझे प्रेशराइज किया कि आपको अभी वहां पे हस्बैंड बोल के लिखा है तो हमको वहां पे आपका मैरिज सर्टिफिकेट देना है. मैंने उसको एग्री नहीं किया तो उसने एक बोगस निकाहनामा बनाया और वहां पे सबमिट किया और मेरे को भी बोला कि अब आपको अगर कॉल आया, अगर आप इनकार करेंगे तो पुलिस वाले आपको परेशान करेंगे, इसलिए आप इसको एग्री कर लीजिए. और उसके तुरंत थोड़े दिन, 1-1.5-2 महीने के बाद मुझे एक फेसबुक के ऊपर टेक्स्ट मैसेज आता है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और अगर आपने इनकार किया तो मैं आपके ऊपर रेप का केस लगाऊंगी, आप मुझे 50 लाख दीजिए और एक घर नागपुर में और एक घर छत्रपति संभाजी नगर में दीजिए. ऐसा उसने डिमांड किया. तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं करूं क्या, क्योंकि मैं बैंक में मैनेजर, आरबीएल बैंक में मेरा पोस्टिंग था नागपुर में, रामदासपेट ब्रांच के ऊपर. तो उसके बाद फिर मैं वहां पे मेरे सीनियर से बात किया, फिर वहां पे पुलिस स्टेशन में जाके हमने बात की कि ऐसा ऐसा है. तो पता चला वहां पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका समीरा का डाले तो पता चला कि ऐसा उसने कई 10 से 12 लोगों के साथ ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे. उन्होंने फिर हमको बताया कि आप माहिती के अधिकार में ये अप्लाई करिए कि ये समीरा फातिमा जो लेडी है उसने कितने लोगों पे ऐसे ऐसे केसेस किए झूठे. जब मैंने बहुत से वहां पे 7 एसीपी ऑफिस है, वहां पे आरटीआई का वो लगाया एप्लीकेशन. उसके बाद मुझे पता चला तो मैं बहुत शॉक हो गया कि क्या है चल रहा. फिर मैंने प्रीवियस हस्बैंड्स को बात किया तो बहुत से लोग डर रहे कि आप वो लेडी को पैसा देके अपना पीछा छुड़ा लो वरना आपका मर्डर हो जाएगा, उसके साथ बहुत बड़ी गैंग है. लेकिन मैं थोड़ा सा डेयरिंग करके कुछ पुलिस ऑफिसर ने मुझे अप्रिशिएट किया कि तुम ये काम करो आगे, कि आगे कोई जिंदगी बर्बाद ना हो जाए. इस तरीके से मैंने बहुत से उसके हस्बैंड्स को बात किया तो बहुत से हस्बैंड तो आज भी इस वक्त भी अभी भी कैमरे पे आने के लिए डरते हैं कि यार हम लोगों को अगर मालूम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं तो हमारा मर्डर हो जाएगा या हमारी फैमिली को कुछ हो जाएगा. आज मुझे भी थ्रेट्स दिए जा रहे. फिर मैंने उसके ऊपर बहुत बारीकी से काम किया. तो उसके बाद एफआईआर तो हो गया, लेकिन उसके सेकंड डे मेरे ऊपर एक 376 की एफआईआर हो जाती है वहीं के ऊपर. हाँ. उसके बाद फिर मैंने बात किया हमारे एडवोकेट से तो उन्होंने बोला कि वाइफ है यार, वो क्लेम कर रही है तुम्हारी वाइफ है, मैरिज सर्टिफिकेट है, तो वाइफ कोई अधिकार ही नहीं है कि हस्बैंड के ऊपर 376 डाले. और फिर बाद में पता चला तो हर एक, यानी उसका फर्स्ट हस्बैंड के ऊपर भी उसने डोमेस्टिक वायलेंस में यही डाला कि उसका चाचा उसका रेप कर रहा है और उसके गोल्ड ऑर्नामेंट. सेकंड हस्बैंड के ऊपर जो तो वहीं पे वही उसके ही स्कूल में मिस्टर नजमुल साकिब के उसी के स्कूल में टीचर है, उनकी एज 53 ईयर्स, इसकी एज 27 ईयर्स. वो दोनों का मैरिज होता है. सेकंड जो उनके हस्बैंड है नजमुल साकिब, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने भी बहुत पर्दे के पीछे आके बहुत छुप के मुझे हेल्प करना चाहे कि मैं अगर ओपनली आपकी मदद करूंगा तो मेरे को बहुत बड़ा थ्रेट है और मेरे बीवी बच्चों को ऑलरेडी मारम पीटी हुई है और मैंने 46 लाख कॉम्पनसेशन देके मैं इससे छुटकारा पाया. आप भी 10-15 लाख रुपए देके इससे छुटकारा पा लो. लेकिन मैं पैसे देने के उसमें नहीं था, मेरे को बहुत थ्रेट्स दिए और बाद में एफआईआर हो गया मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर फैमिली का कि तुम्हारे पास 376 हो गया, अब तुम्हारे को अरेस्ट होंगी. लेकिन हमारे एडवोकेट्स वगैरह ने अच्छे से करके कोर्ट को समझाया कि ये लेडी का ऐसा ही है
और फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी सी वो हो गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे छत्रपति संभाजीनगर में ट्रांसफर वापस ले लिया। फिर मैंने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया मैडम कि ये जो गैंग चल रहा है वो सिंगल लेडी नहीं चलाती है, उसमें बहुत से क्रिमिनल्स है और इनके तार हर उसमें से जुड़े, क्योंकि इसके पास डाटा ऐसा ऑटोमेटिक नहीं आता फेसबुक से। हर एक सिटी में इसका लिंक है। अब हमने जब पता करे तो यहाँ पे छत्रपति संभाजीनगर में एक वाजिद पाशा बोल के है, मिनी ताज रेस्टोरेंट चलाता है, वो उसका काम ही है ब्लैकमेलिंग करना। उसने उसको ये पूरा डाटा उठा के देता है यहाँ का, औरंगाबाद या आजू बाजू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, कि ये आदमी को तुम पीछा पकड़ो और ये करो। उसको ऊपर भी मैंने कंप्लेन किया लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। मेरे पास ये देखो, ये वो लेडी जो है उसके साथ में बैठी है और उसके पूरी गैंग में ही बैठे हैं। देखिए पूरे जो गैंग है, और मैंने जब इन लोगों के बारे में पता कराया तो इसमें बहुत से लोग तड़ी पार है। किसी के ऊपर 12 एफआईआर है, किसी पे 15 एफआईआर है। ये जो वाजिद पाशा है इसने एक ही इस डिस्ट्रिक्ट में 103 लोगों पे केस किया हुआ है। सेम मोडस ऑपरेंडी, यहाँ पे ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन करता है। उसके साथ में जितने भी ये गुर्गे बैठे हैं, इनके ये पूरे बड़े से बड़े गुंडे हैं यहाँ पे। उसी तरीके से ये जाल नागपुर में भी है, उसी तरीके से ये जाल अमरावती पावनी में है, हर जगह। कोल्हापुर का है, जो 4th या 5th नंबर का जो हस्बैंड है मुदस्सिर मोमिन, वो कोल्हापुर के है। वहां से वह पता चल रहा है कि ये सारी पूरा डाटा करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किसके पास पैसा है, कौन परेशान है, कौन डाइवर्सी है। उसके बाद ये सब जाकर उनको डाटा मिलता है और उसको एक पूरा प्लान करके उसको हेल्प करके हर तरीके से वो किया जाता है। जी मोहम्मद जी, काफी बारीकी से आपने बताया आपके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इस चर्चा में आप जुड़े रहिए। मुदस्सिर मोमीन यांची सुद्धा यामध्ये फसवणूक झालेली होती, ते सुद्धा या चर्चेमध्ये सहभागी झालेले आहेत। त्यांची बाजू आपण ऐकून घेऊयात, यामध्ये नेमकं काय काय घडलेलं होतं हे त्यांच्याकडून ऐकून घेऊयात। तर मुदस्सिर, तुम्ही सर्वप्रथम मला हे सांगा की तुम्ही कितव्या नंबरचे पती होतात, तुमची ओळख तिच्याशी नेमकी कधी झाली आणि चर्चेला कशी सुरुवात झाली, कधी किती वेळा भेटला होतात, सुरुवातीपासून सांगाल। माझं नाव मुदस्सिर मोमीन आहे। जेव्हा समीरा फातिमाची माझी ओळख झाली साडी.com या वेबसाईट जरी झाली, तर त्यावेळेला मी राहत होतो औरंगाबादमध्ये। जी साडी.com वरती ओळख झाली त्यावेळेला मी होतो डायव्हर्स। त्याची कॉन्टॅक्ट झाल्यानंतर तिने मला भेटायला नागपूरमध्ये बोलवलं। नागपूरमध्ये कमाल चौकामध्ये आहे जयस्वाल रेस्टॉरंट, तिथे आमची पहिली भेट झाली। तिथे आम्ही चहा नाश्ता घेतला, मी पण घेतली ती। मला पण असं वाटलं की मुलगी जी आहे ती सवरलेली आहे आणि मोमीनपुरा इथे जे इस्लामी हायस्कूल आहे, मुलगी स्कूल आहे ते, त्याच्यावरती ती टीचर म्हणून पण आहे। मला पण वाटलं की घरची सगळं चांगलं असेल। मग मी त्यांच्या घरी पण जाऊन तिच्या आईंना आणि तिचे वडील तर वाढलेत, त्यांना मामांना वगैरे सगळ्यांना भेटलो तिथे। मला पण ते फॅमिली बरी वाटली। मग मी लग्नासाठी हो बोललो। मग माझ्याकडे औरंगाबादमध्ये 3 3-व्हीलर ऑटो असतात, ऑटो एलपीजी ऑटो ते होते। तर मी जेव्हा औरंगाबाद सोडायचा विचार घेतला ना, तर ते मी ऑटो तिथून विकून तिकडे आलो। तर माझ्याकडे होते जवळपास 3 ऑटो विकले, तर काही ऑटो लोन वरती पण होते। तर टोटल ऑटो जर विकून माझ्याकडे 2-2.5 लाख रुपये रोख रक्कम होती। मी इथं आल्यानंतर माझ्याकडे कोणतरी बँक अकाउंट वगैरे नव्हतं इथं, तर मी ती रोख रक्कम संपूर्ण तिच्याजवळ ठेवायला दिली होती। आणि मी जिथे जे इलेक्ट्रॉनिक्स बिझनेस करत होतो त्याच्यातून मला हे निश्चित भेटत होते 1000, 2000, कधी 1500 भेटत होते। असं ते पण मी ठेवायला देत होतो। तर असं जवळपास माझ्याकडे त्याचा काही पुरावा तर नाहीये, पण मी पैसे दिले तिला जे 4.5 4 किंवा 4.5 लाख रुपये असतील, ते मला तर भेटले नाही। आणि लग्न झाल्यानंतर 1 महिन्याच्या आतमध्ये तिने मला त्रास द्यायला सुरुवात केली। त्रास म्हणजे कसं, असं मानसिक त्रास, आणि मला हे घ्यायचंय, ते घ्यायचंय, घर घ्यायचंय, ते पैशामध्ये मी एवढे पैसे कुठून आणणार, ते तुला 15-20 लाख रुपये घेते नाही आणू शकत म्हटलं मी। ते आमची दोघांची झाली भांडण। मग ते मॅटर पोहोचते पोलीस स्टेशनला, तर ते पोलीस स्टेशन तर वेगळंच राहिलं कामठी पोलीस स्टेशन। तिच्या घरी काही गुंड आले, मला तिच्या घरी रात्री मारले, रात्री तिच्या घरातून बाहेर काढलं। मग मी घरी पत्ता येतो, एक किरायाने रूम घेऊन तिथे राहायला लागलो। तर तिथपर्यंत ते गुंड येत होते तिथं। आणि तुम्हाला जर काय असं पुरावा पाहिजे असेल, तर जिथे मी राहत होते किरायाने
त्यांचं मी नाव नंबर ऍड्रेस देऊ शकतो. तिथे जाऊन तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता की रात्री ह्याला धमकायला गुंड येत होते का नव्हते म्हणून. असं झालं. मग तिने माझ्यावरती दागिने चोरले, परत रेपची केस ती पण टाकली होती. पण जेव्हा त्यांनी माझ्यावरती केस केली तर तिथल्या कामकीच्या PSI तिथे मॅडम होत्या, म्हणजे 30 तारीख होत्या मॅडमच्या, मेश्राम मॅडम होते. त्यांनी मला फोन केला, कुठे आहे तुझ्या बायकोने तुझ्यावरती केस केलेली आहे, कंप्लेंट केलेली आहे. तर मी अर्ध्या पाऊण तासामध्ये तिथून हजर झालो. तर माझ्यावरती केस होती की मी तिथे गहने म्हणजे ते दागिने पैसे घेऊन पळून गेले तिथून. अगदी मुदस्सीर जी, आपण तेच जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण यामध्ये सगळ्यात एक कॉमन कडी आहे, ती म्हणजे लग्न झाल्यानंतर ती काही दिवसातच फसवणूक करायची किंवा धमक्या द्यायची किंवा ब्लॅकमेलिंगला सुरुवात करायची. मी तुमच्याकडे पुन्हा एकदा येते. या चर्चेमध्ये असलेले मोहम्मद, त्यांच्याकडे मी पुन्हा जाईल. मोहम्मद, मला हे जाणून घ्यायचंय, तुम्ही कितव्या नंबरचे पती होतात? आणि त्याला जोडून असंही विचारायचं आहे, यापूर्वी तिची नेमकी किती लग्न झालेली आहेत, याची तिने काय नेमकी माहिती दिली तुम्हाला? मैडम, जब मैंने FIR किया था, जब उनके ऊपर, जब मुझे जहाँ तक के मेरे लिस्टिंग थी 1st, 2nd, 3rd, तो जब मैं 4th नंबर का उसमें हस्बैंड था, लेकिन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ही मेरा नंबर 7 और 8 नंबर तक चलेगा. मुझे जो डॉक्यूमेंट और एविडेंस मिले हैं पुलिस स्टेशन से, माहिती के अधिकार से, और उसके घर पे जब पुलिस वालों ने जब उसके मोबाइल से कुछ लेकर आए थे, उसके रिकॉर्डिंग, उसके फोन नंबर से जब पता चला कि मेरा नंबर जब 4 था, लेकिन जब ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ही मेरा नंबर 7 हो गया था, 7th नंबर ऑफ हस्बैंड हो गया था. और उसमें तब ये जो है मेरे को जो डाटा मिला वो है उसमें उनके आस पड़ोस के और जो जानकार लोगों से, क्योंकि मैंने इसमें 6 महीने पूरे लगा दिया था. मैंने मेरी जिंदगी में बोला, अगर अपने को जीना है तो इसको खत्म करना है और अपने को और भी लोगों की जिंदगी बचाना है, तो इस ये पुण्य का काम है. तो पूरा तन मन धन और टाइम पूरा इसमें लगाया. तो उसके कुछ नेबर से और उसके कुछ क्लासमेट से मेरी मुलाकात हुई. तो इनका मुझे पता चला कि ये नंबर तुम्हारा 22वां और 23वां है. ये तो आप ऑन रिकॉर्ड है, जिसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट की वजह से आपका नंबर ऊपर नीचे हो रहा है. अगर जो नॉन डॉक्यूमेंटेड है, जिसने सिर्फ डराने और धमकाने से, यानी पुलिस स्टेशन पे जाने से पहले ही उसको पैसा दे दिया है, तो ये तो बहुत लंबी लिस्ट है. और आज भी वो लोग डरते हैं. मैं बहुत से लोगों को कांटेक्ट करता हूँ, तो आज भी वो करता. अभी इनका जो 1st नंबर का जो हस्बैंड है, इमरान अंसारी, वो भिवंडी में लूम्स वगैरह उनका चलता था. उनकी तो बोलते मेरी जिंदगी खत्म हो गई है. उसका उसी से एक लड़का है जो उसके पास में है, वो आज तक उसको लड़के की कस्टडी भी नहीं मिल पाई है बेचारे को. ना वो आता है ना जाता है. वो बोलता है मेरे को मार दे. उसमें एक रहमान शेख है, एक तीसरा या चौथे नंबर का एक हस्बैंड है, रहमान शेख लोखंड वाला का, उसके ऊपर भी गुना दाखिल है. वो आज तक पुलिस वाले भी ट्रेस नहीं कर पाए मैडम उसको. तो ये गैंग इतना बड़ा है, इसके ऊपर एक SIT लगाकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अच्छे से गहरा इन्वेस्टिगेशन होगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में इनके किससे तार जुड़े हुए ये पूरे गैंग से पता चलेगा. ये आपके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस के आला अधिकारियों से कि एक SIT गठित करके इसके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो बहुत से बड़े खुलासे होंगे. इसमें मर्डर भी हुए जहां तक कि मेरा अंदाजा है. और मुझे जो एक बताया है कि उसमें एक पुलिस वाला है और कुछ लोग हैं कामटी के, वो बंदे का मर्डर हुआ और वो आज तक के उसको पकड़ भी नहीं पाए और उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाए और उसके माँ बाप आज भी ढूंढ रहे हैं. और ये बहुत बड़ा गैंग हो सकता है. इसको अगर एक सही तरीके से एक दिशा के अंदर में अगर इस इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो बहुत से बड़े खुलासे होंगे मैडम. क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया. ये यहाँ पे जो हमारा औरंगाबाद वाला जो है ब्लैकमेलर, उसकी भी बहुत कंप्लेन हुई, लेकिन कंप्लेन आगे जाके रुक जाती है. इसमें किसका है, कौन से पॉलिटिशियन इनके ऊपर सपोर्ट करते हैं. अभी भी ये लेडी को कल सेंट्रल जेल में डाला गया और वहां पे लाइन लगती है लोगों को मुलाकात के लिए. उसकी जो मम्मी है वो बिंदास जेलर के कैबिन तक के घुस जा रही है. लोग सुबह से नंबर लगा रहे हैं मुलाकात लेने को. और इसकी जो अक्यूज्ड है जो जेल में गई समीरा फातिमा, उसकी मदर सीधा जेलर के रूम तक के एक्सेस मिल जा रहा है. 2-2, 3-3 घंटे बैठने को मिलता है वहां 5 और 10 मिनट के ऊपर. तो ये कौन है इनके ऊपर, किसका सपोर्ट है, किसके छत्र छाया में ये बढ़ रहे, इसका एक इन्व्हेस्टिगेशन होना चाहिए. अगदी मोहम्मदजी, तुम्ही सोबत राहा. अत्यंत गंभीर असे आरोप आपण केलेले आहात आणि त्या सगळ्या संदर्भात मी आता चर्चा करण्यासाठी मुदस्सीर यांच्याकडे जातीये. मुदस्सीर, मला हे सांगा, लग्न होण्यापूर्वी किती महिने तुम्ही तिच्या संपर्कात होतात आणि लग्न झाल्यानंतर कधी असा काही वेळ आला का? कारण ह्यातला एक मेजर फॅक्टर आहे सोशल मीडियाचा. एकत्र राहत असताना तिच्या सोशल मीडियाच्या मार्फत किंवा फोनमध्ये काही संशयास्पद तुम्हाला कधी आढळलं का, त्याची तुम्हाला एक भणक लागली असं म्हणता येईल? हो, लग्नाआधी जवळपास 3 ते 4 महिने कॉन्टॅक्टमध्ये होतो. आवाज येतोय, बोला. लग्नाआधी 3 ते 4 महिने कॉन्टॅक्टमध्ये होतो. कॉन्टॅक्टमध्ये जेव्हा बरं वाटतं मला
तेव्हा भेटायला गेलो आणि लग्न झाल्यानंतर त्या फोन मध्ये काही स्वतःचे 500 व्हिडिओ होते असे तिला बऱ्याच त्या लोकांना क्लिअर केले होते. म्हणजे तरुण माझे होते ते युनिसेफ तरुण मध्ये ते सगळे सापाला जे असतात युनिसेफ तरुण जे होतात त्याला तिथे जायची ना ते त्याला पण म्हणजे पाठवत होते. मी तिच्या फोनवरती ते पाहिलं होतं. मुदस्सीरजी, आपला आवाज काहीसा स्पष्ट येत नाहीये. तुम्ही काही करू शकता का? टेक्निकल थोडासा प्रॉब्लेम होतोय. आपल्याकडे इयरफोन असेल तर त्याचा वापर करावा. आपले इयरफोन असतील तर ते फक्त आपण काढावेत आणि पुन्हा. आता तुमचा आवाज येतोय स्पष्ट. तुम्ही आपला मुद्दा पूर्ण करा. हा, पण मला आता तुमचा आवाज येतात. तुमचा फुल थोडासा व्हॉल्यूम वाढवा ना. ते माझा फुल आहे फोन मध्ये व्हॉल्यूम. मला आवाज तुमचा येत नाही. मी आमच्या टेक्निकल टीमला विनंती करते तो इश्यू संपवण्यासाठी, पण तुम्ही तुमचा मुद्दा पूर्ण करा. हा हा येतो. अतिशय बारीक येतो. कान लावून ऐकावं लागतं. फॅन थोडासा स्लो करू. मुदस्सीरजी, तुमचा मुद्दा पूर्ण कराल? हा, तर काही दिवसानंतर मला थोडंसं तिच्या फोनमध्ये काही अश्लील व्हिडिओ वगैरे दिसले मला. त्याची मग विचारपूस करायला गेलो तर तिची संपूर्ण फॅमिली आहे ना ती तिला सपोर्ट करत होती की हे कोणती मोठी गोष्ट नाहीये. आजकाल सगळे जण असे सेल्फी वगैरे घेतात. सेल्फी घ्या ना, अशी टोटल ओपन न्यूड सेल्फी होती त्या फोनमध्ये. त्याच्यावर मला ते नाही आवडलं. ते म्हटलं नाही. मग त्याच्यावरून तिची भांडण व्हायला चालू झालं. मग त्यानंतर तिच्या घरच्या मामांनी काकांनी वगैरे माझ्यावरती बराचसा प्रेशर टाकला. हा, ते तिला समजत नव्हते की असं करू नको म्हणून. ते कारण तिची जी फॅमिली होती, तिचे जे मामा होते, चाचा असतील, जे कोणी असतील ना, ते प्रत्येक लग्नामध्ये सामील होते. त्या मी तर त्यावेळी म्हणजे जवळपास 5व्या किंवा 6व्या नंबरचा हजबंड होतो तिचा. पण याच्या आधी पण तिचे जेवढे लग्न झाले ना प्रत्येक लग्नामध्ये ते लोक सामील होते. इथपर्यंत ते तारिक भाई आहेत ना, तारिक मोहम्मद, त्यांच्या लग्नात पण ते होते. GM खान जे आहेत, गौस मोहम्मद पठाण, त्यांच्या लग्नामध्ये पण ते होते सगळे. तर ही संपूर्ण फॅमिलीच करप्टेड आहे सगळी. निश्चित. मुदस्सीरजी, आपला जो मुद्दा आहे तो घेऊन मी आता मोहम्मद यांच्याकडे जाणार आहे. माझा प्रश्न आपल्यासाठी मोहम्मदजी हाच आहे, तुम्हाला कधी संशय आलेला होता का तिच्या फोनमध्ये जेव्हा तुमची भेट झाली असेल तिच्याशी, तेव्हा काही वेगळं असं जाणवलं का? वेगळं असं काही आढळून आलं का? कारण सोशल मीडियावरून तुमची ओळख झाली, तिचं जे सोशल मीडिया अकाउंट होतं त्यावर काही पूर्वीचे फोटोज असतील, त्यातून तुम्हाला काही असं वेगळं जाणवलं का? एक्चुअल में मैं बैंक में एक बड़ी पोजीशन पे क्लस्टर मैनेजर बोल के था. मुझे एक तो सोशल मीडिया यूज कैसा करते हैं वो भी हम लोग इतना उसका यूज तो नहीं थे. मुझे तो फर्स्ट टाइम पता चला कि फेसबुक पे भी कॉल आती है और फेसबुक पे बात होती है. वो भी 2 से 3 बार. जब बेल बजी तो मेरा असिस्टेंट जो था रोशन बोल के, उसने बताया कि सर ये फेसबुक कॉल है, आपको फेसबुक पे कॉल अटेंड करना है. तब जाके मुझे पता चला कि फेसबुक का भी कॉल होता है और उसको अटेंड करना है. और फिर मैंने जब फेसबुक के ऊपर बात किया तो वो पहले तो 8 से 10 दिन तक के तो फेसबुक पे ही बातचीत हुई. और उसके जो है प्रोफाइलिंग वगैरह जो बनाए उन्होंने secondshadi.com के ऊपर उसके बहुत से प्रोफाइल बनाए अलग अलग नाम से. और उसके बाद उन्होंने ये सब चीजें की है. और उसके मोबाइल के ऊपर ड्यूरिंग द उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह जब हो रहा था, ये रिलीविंग का जब मैटर चल रहा था, तो उसके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आया, और कितनी शादियां करोगी. तब मैंने उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन किया. जब मुझे शक हुआ कि क्या प्रॉब्लम है, कि हम लोगों ने चलो एग्री भी कर लिया कि चलो मैं भी आज डाइवर्सी हूँ, आपके साथ में जिंदगी गुजार लूंगा, आप टीचर है, ये है. लेकिन जब उसके ऊपर पता चलता है आपने निकाह बना दिए, आपको एक आदमी की जरूरत है, तो उसके मैसेज मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है, और कितनी शादियां करोगी. वो जिसने मैसेज भेजा था वो उसका काका का लड़का था, जिसका नाम शायद जीशान या कुछ था. तो फिर मैं उसको जाकर मिला जी. तब उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं मजाक से भेजा हूँ. लेकिन फिर उसके स्कूल में जाके इन्वेस्टिगेशन किया तो स्कूल वाले भी हम लोगों को कोऑपरेट नहीं किए. नहीं वो बहुत खतरनाक लेडी है, हम लोग उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ, आप स्कूल में आके उसका कोई बात मत करो, उसका स्कूल का मैनेजमेंट उसका कोई रिलेटिव है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, आप यहाँ से चले जाओ वरना हमारी नौकरी चले जाएगी. उसके बाद मैंने बहुत खोज किया इधर जाओ, क्योंकि मैं वहाँ पे सिंगल था. मेरा नेटिव प्लेस
औरंगाबाद है, और वहां पे मैं रात में दिन में बहुत घूम घूम के जब उसका इन्वेस्टिगेशन जब पता करा तो वहां के कुछ पॉलिटिशियन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो सेकंड वाले नजमुल साकिब थे उनके ऊपर कम से कम 12 से 13 एफआईआर हो गए, मीन्स एनसी एफआईआर, चाकू से सब झूठे एफआईआर हुए। उनके ऊपर फोर्सेबल इंटरपोज करके एक झूठा केस लगाया, फिर उन्होंने कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज करे। ये सारे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो जो पता चला कि और कितनी शादियां करोगी, तब मैंने उसके ऊपर बहुत वर्कआउट किया। और ये जो माहिती का अधिकार जो एक था उस पे जो है अपना, उसकी वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला कि उसने कितने कितने एनसी और कितने लोगों पे डाला। आज भी मुझे बहुत से लोग आते सर मेरे कांटेक्ट में आते कि मैं और हिस्सा सुनाते उसके साथ के और एग्जैक्ट सुनाते हैं कि उसका क्या है, लेकिन वो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करने का मेरे पहले प्रॉमिस करते और उसके हिस्से सुनाते कि ये ऐसा ऐसा है और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, वो खेत में ऐसा हुआ, वो नदी में ऐसा हुआ। लेकिन अब वो उन लोगों ने प्रॉमिस किया है क्या हमारे नाम बताने, तो हम आपको ये आपको बता रहे ऐसा है। मोहम्मद जी, या प्रकरणामध्ये ना आणखी एक कॉमन फॅक्टर जो आपल्याला सगळ्याकडे पाहायला मिळतो तो म्हणजे फोटोज. आधीचे तिचे जेवढे काही पती होते त्यांच्यासोबत तिने एका पर्टिक्युलर पॅटर्न मध्ये फोटो काढलेला आहे, ते बिनधास्तपणे सोशल मीडियावर शेअर केलेले आहेत. तुमच्यासोबत असे फोटो काढण्यात आलेले होते का? तिने ते दाखवले का तुम्हाला सोशल मीडियावर शेअर केलेले? सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ नहीं, मुझे सोशल में व्हाट्सएप के ऊपर एक फोटो आता है और उसके साथ में आप जो बोल रहे हैं ना मैडम, ये पूरे जो हस्बैंड की लिस्ट है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, शायद फोर्थ या फिफ्थ वाला जो हस्बैंड है मिर्जा अशरफ बेग, वो खुद टीचर है, वो परभनी का है। उसने उससे के साथ अभी तक के डाइवोर्स लिया नहीं है। उसका वहां की परभनी के या कहीं की भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो आज भी उसके कांटेक्ट में है। वो मिर्जा अशरफ बेग ही ने मुझे मेरा फोटो और वो सब डाला है और बोला कि अगर आपने ये ऐसा नहीं किया तो ये सुसाइड आपके नाम से करेगी। ये फोटो है उसके पास में, और ये अगर सुसाइड कर लिया तो ये आपका तो जिंदगी गया। और मिर्जा अशरफ बेग हर एक हस्बैंड के बीच में कॉमन फैक्टर है जो कॉन्टेक्ट में है उसके। हर एक हस्बैंड के ऊपर एक प्रेशर मारता है कि ये तुम ऐसा मोरली कि मैं भी टीचर हूँ, मैं हेडमास्टर हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, तुमने उसको ऐसा क्यों करे, ऐसा करे। और उनके उसके थ्रू और मिर्जा अशरफ बेग का और उसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी है, मैंने उसका भी बैंक से स्टेटमेंट लेके आया हूँ। उसके अंदर में मिर्जा अशरफ बेग उसको परभनी से इधर से पैसे उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहा है। एक गवर्नमेंट टीचर के अकाउंट में करोड़ 40 लाख के चेक्स कहाँ से डिपॉजिट हो रहे हैं, उसका भी इन्वेस्टेड मैंने उसका मोबाइल से निकाल के बताया था पुलिस स्टेशन में कि 40 लाख 80 लाख का चेक इसके नाम से क्यों आता है, कहाँ जाता है, इसके पूरे अकाउंट्स की चेक करिए कि करोड़ों रुपए आ रहे जा रहे। एक टीचर, गवर्नमेंट टीचर जिसकी सैलरी 30-40 हजार 50 हजार हो रही होगी उस टाइम, त्यामुळे तिच्या वागणुकीतून कायमच ही संशयाची सुई होती. तुम्ही सोबत राहा मोहम्मद जी. मुदस्सिर सुद्धा आपल्या सोबत आहे, त्यांच्याकडून नेमकं काय काय घडलेलं होतं ते अधिक जाणून घेऊयात. मुदस्सिर जी, आपण पाहतोय सोशल मीडिया हा एक महत्वाचा फॅक्टर कायमच आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. यामध्ये आणखी एक महत्वाचा असा आहे, तिला मुलगा आहे, हे तिने आपल्याला सांगितलं होतं का? आपण जेव्हा एकत्र राहत होता तेव्हा तो मुलगा सुद्धा सोबत राहत होता का? तिच्या कुटुंबियांनी या सगळ्या संदर्भात नेमकी काय माहिती दिली होती? नाही, तिचं जेव्हा माझ्याशी लग्न झालं ना तेव्हा तिचा मुलगा माझ्यासोबतच राहत होता आणि मी पण त्या मुलाला माझ्या स्वतःच्या मुलासारखं ट्रीट करत होतो त्यावेळेला. काही त्याच्याबद्दल प्रॉब्लेम नव्हता. पण हिला कसं आहे की ही अशी एक लेडीज आहे की एका माणसासोबत 2 किंवा 3 महिन्यामध्येच ती त्रासली जाते. तिला चेंज करायचं आहे, ही तिला सवयच आहे. ती फक्त आता याच्यामध्ये ना हे जे गौस मोहम्मद खान आहेत ना, गौस मोहम्मद पठाण, हेच फक्त त्यामध्ये 2-2.5 वर्ष त्यामध्ये फसले राहिले. बाकी सगळे लोक जे तारिक भाईशी आता तुम्ही बोलले ना, ते तर फक्त जवळपास 9 किंवा 10 दिवसामध्ये तिने त्याला सोडून दिलं होतं. असं मी किती महिने 2 महिने राहिलो मी त्याबरोबर. जे पवनीवाले आहेत ते पण 2 महिन्यामध्ये सोडून दिले त्याला. ते असं आहे ते, ही 2-3 महिन्याच्या वरती कुणाला ठेवत नाहीये. फक्त ते कसं गौस मोहम्मद पठाण आहेत ना, यांच्याकडे थोडीशी प्रॉपर्टी जास्त होती, या चक्करमध्ये ती त्यांना, आणि गौस मोहम्मद थोडेसे पॉवरफुल पण होते तिथले, तर त्यांना थोडस फसवायसाठी तिला जास्त इतका वेळ लागला. तिचा जो मुलगा आहे तिची आणि त्याची आणि आपली कधी भेट झाली का? तिने भेट घालून दिली का? आणि आणखी एक महत्वाचं, हा मुलगा नेमका, तो तिचा जो मुलगा आहे त्याच्यासोबत आपली कधी भेट झाली का? आणि नेमका तो कितव्या नंबरच्या पतीचा तो मुलगा आहे? नाही, पहिल्या नंबर पतीचा, इम्रानचा मुलगा आहे तो. भिवंडीवाले जे इम्रान होते ना, इम्रान अन्सारी, त्यांचा मुलगा आहे तो. जी हा. आणि ज्या पिरियड मध्ये मी तिच्यावर सोबत राहत होतो ना, समीरा सोबत,
त्या पिरियडमध्ये तो मुलगा देखील माझ्या सोबतच राहत होता. म्हणजे आपल्याला या सगळ्या संदर्भात माहिती कळली होती. तर इम्रानचे जे कुटुंबीय आहेत आणि स्वतः इम्रान यांच्याशी आपला कधी संपर्क झाला का? तेव्हा काही नाही. माहिती अधिकची जाणून आपल्याला मिळाली तेव्हा? नाही, कोणताही संबंध नाही झाला. त्यांनी कधी कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेच नाही आता मला. हा, मैंने उनसे बात मिस निकाला था उनका मोहम्मद नंबर, यांना काही बोलायचंय? बोला मोहम्मद जी, बोला, आपल्याला काय मुद्दा मांडायचा आहे? हाँ, तो उनकी बात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो मैं इमरान अंसारी तक पहुंच पाया, लेकिन बाय मोबाइल नंबर से मैंने कांटेक्ट किया तो उनका ये बोलना था कि मेरे को इस लेडी के इसमें लो मत, मेरी पूरी जिंदगी और मेरे 2 फैमिलीज पूरे तबाह हो गए, इसने मेरे चाचा पे रेप का इल्जाम लगाया और मेरे से 20 लाख के गहने लेके गई और अब मेरे को उससे कोई वास्ता नहीं। और आज का भी दिन है, यानी 2012 में उसकी शादी हुई थी और आज 2024 चल रहा था जब मैंने किया था 2025, मैं आज तक के सिंगल जो कीपैड वाला मोबाइल है वो यूज करता हूँ, क्योंकि फेसबुक की वजह से उसके साथ मेरी दोस्ती हुई थी। उसके बाद मैंने कसम खाया कि मैं आज के बाद कोई ऐसा स्मार्ट मोबाइल यूज नहीं करूंगा। और इसमें जो कॉमन फैक्टर है, इसने जो चुन के लेती है मैडम कि ये हमारे पास जो इतनी भी क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, जो अच्छा कमाता है और वो डाइवर्स ही है और उसके पास भी एक आध लड़का है, उनको बताती है कि तुम्हारा लड़का मेरा लड़का एक ही है, हम दोनों इसको पालेंगे। और फिर ड्यूरिंग 1, 2 या 3 महीने में उनके ऊपर ऑर्नामेंट चोरी कर लिया आपने, एक केस एमसी हो जाएगी। उसके बाद आपने मेरा रेप कर दिया, एफआईआर हो जाएगी। आपने मेरा जो अबॉर्शन करवा दिया इलीगली, आपने मेरा फोर्सेबल इंटरकोर्स करे, ऐसा मीन्स एक एप्लीकेशन देगी, उसके ऊपर प्रेशर डाली कि अगर तुमने नहीं दी तो एफआईआर होती, और जिसने पैसा नहीं दिया उसको अर्थात हाच तिचा पॅटर्न आहे. मोहम्मदजी, आपल्या बोलण्यातनं मगाशी सुद्धा एक मुद्दा समोर आला, तो म्हणजे जेव्हा फसवणूक झाली त्याच्यानंतर आपण काही लोकांशी, म्हणजे तिचे बालपणीचे मित्र असतील, यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांनी तुम्हाला असा सल्ला दिला की काही पैसे द्या आणि या प्रकरणामधून आपली सुटका करून घ्या, असं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं. आपण नेमका या सगळ्या संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेण्याचा प्रयत्न केला होतात का? आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे फसवणूक झाल्याच्या नंतर किंवा ते पैसे घेतल्यानंतर तिने पुन्हा काही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला का? त्यानंतर ती नेमकी कुठे जायची? हाँ, कि उसने क्या है, मीन्स वो डायरेक्ट वो नहीं होती है उसके अंदर कि पैसा उसको दो, ऐसा कभी उसने वो नहीं। मैं उसके जो गुर्गे है, उसके जो फ्रेंड्स है, जो उसके या उसकी माँ है या चाचा है या उसके साथ वाले है, या जैसा मोरल अभी हमारी फैमिली में किसी को कांटेक्ट किया कि देखो मोहम्मद तारिक को अगर उसे पीछा छुड़ाना है तो एक रकम दो उससे और हम उसका आपका डाइवोर्स करवा देते हैं। डाइवोर्स आज तक किसी का नहीं, मीन्स उसमें डाइवोर्स हुआ है तो वो सिर्फ इमरान अंसारी, वो भी कोर्ट के थ्रू उसका डाइवोर्स हुआ है। बाकी हाँ, और दूसरा जो हुआ जिसका 46 लाख लिया है नजमुस साकिब, उनके साथ भी कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज हुआ है। बाद में तीसरा अशरफ बेग का आज तक डाइवर्स नहीं हुआ है, लेकिन वो तो उसके ही लिए काम कर रहा है, वो वसूली करता है। उसके बाद मुदस्सिर मोमिन हो गए, उसके बाद मैं है, उसके बाद रहमान शेख तो आज तक के एब्सकॉन्डिंग है, मैं भी आज तक कांटेक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद अमान साहब है, उनके साथ में भी नहीं हुआ। अमान खान बोल के जो पौनी के, उनका भी उनके साथ डाइवर्स नहीं हुआ। और गुलाम गौस खान है, उनका तो अभी मैटर चल ही रहा है। ये जो पैटर्न है कि हर किसी के साथ ये बोल के शादी करती है कि मैं आपकी सेकंड वाइफ है, ये नहीं बताती कि मेरे 2, 3, 4 हुए। मेरा पहला निकाह, मेरा पहला मैरिज इमरान अंसारी के साथ हुआ, आपके साथ मैं सेकंड कर रही हूँ। इमरान अंसारी के साथ मेरे से लड़का है और आपके भी पास भी एक लड़का है, तो हम दोनों मिलके सेकंड मैरिज चालू करेंगे। मेरे साथ उसकी 5वीं 6ठी शादी थी, लेकिन उसकी कंप्लेन और उसने जो मेरे पे एफआईआर करवाई है जो 376 की, उसके अंदर में भी वही लिखा है उसके अंदर कि मेरा पहला पति इमरान अंसारी था, मेरा डाइवर्स हुआ और मैं सेकंड मैरिज मोहम्मद तारिक के साथ कर रही हूँ। हर पति का एक उठाएंगे जो भी एफआईआर, तो उसमें सेकंड बोल के ही गाती है। वो कभी उसने सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाई कि मेरी 8वीं 9वीं 10वीं अगदी. आणि हाच खरं तर मुद्दा आहे. मुदस्सरजी, मला सुद्धा आपल्याला हेच विचारायचं आहे. 1 महिन्यानंतर तिनं भांडणं करायला सुरुवात केली असं आपलं म्हणणं आहे. त्यानंतर किती महिन्यांनी आपण घटस्फोट घेतला, किती रुपयांची आपली फसवणूक झालेली आहे, या संदर्भातली माहिती सांगा. लग्नानंतर 1 महिन्यानंतर हे सगळं प्रॉब्लेम चालू झाले. त्यानंतर 1 महिन्यानंतर म्हणजे जवळपास 2 महिने मी तिच्या सोबत राहिलो. नंतर 1 महिन्यानंतर मी डायव्हर्स घेतला याच्यामध्ये. पण याच्यामध्ये एक सर्कल आहे याच्यामध्ये. मॅडम, येतोय आवाज तुम्हाला माझा? बोला बोला, आपला आवाज येतोय, बोला. हा, तर याच्यामध्ये एक सर्कल असं आहे की जे लग्न लावणारे आहेत, जे मौलाना काजी असतील, ते प्रत्येक लग्नामध्ये तेच आहेत.
लग्न लावायला तिची आई समीरा फातिमाची आई ती स्वतः प्रेझेंट असते. त्याच्यामध्ये तिचे जे चाचा मामा जे कोणी आहेत ते पण स्वतः प्रेझेंट असतात. तिचे केस लढायला जे प्रॉपर जे कोणी वकील आहेत ते पण प्रत्येक केसमध्ये तेच वकील आहेत. फक्त हजबंड चेंज होतात. पहिल्या हजबंड पासून 9व्या हजबंड पर्यंत हजबंड चेंज झाले, वकील तोच आहे. माझ्या केसमध्ये पण तेच वकील होते, ते तारिकबाईच्या केसमध्ये पण तेच हजबंड होते, ते अमानुलच्या केसमध्ये पण तेच हजबंड होते आणि आज खान साहेबांच्या केसमध्ये पण तेच वकील आहेत तिथं. आता मोहम्मदजी यांनी सांगितलं की त्यांना डायरेक्ट बलात्कार आणि असे गंभीर त्यांच्यावर आरोप लावून तिने धमकवण्याचा त्यांना प्रयत्न केला. आपल्या बाबतीत नेमकं तिने काय सांगितलं पहिल्या मनामध्ये? मॅडम, बलात्काराची केस प्रत्येक हजबंड वरती आहे. 498 प्रत्येक हजबंड वरती आहे. पण सुरुवातीला भांडणं होण्याची नेमकी कोणती प्रमुख कारणं होती? प्रमुख कारण नाही म्हणू शकत त्याला. कॉमन रिझन जे म्हणजे प्रत्येक हजबंड बरोबर झालं ना तेच, बाकी त्याला रिझन काही नाहीये. इथं कसं आहे माहितीये का मॅडम, जेव्हा म्हणजे एखाद्या मुलीची आपल्या नवऱ्याबरोबर भांडण होतात ना तर मुलगी आपल्या माहेरी निघून जाते. इथं असं आहे की ही मुलगी पोलीस स्टेशनला निघून जाते आणि तिथं मागच्या हजबंड विरुद्ध आपण तीच कलम होते, रेपचा होता, 498 होतं, हेच होतं. पण त्या पोलिसवाल्यांना पण कळत नाही का की ही लेडीज प्रत्येक वेळा येऊन तेच कलम प्रत्येक हजबंड वरती लावते, त्यांनी पण त्याला हे केलं पाहिजे. पण नाही होत ना ते. कामठी पोलीस स्टेशनमध्ये सगळे गुन्हे दाखल होतात, अजून पण होतात. जरी पीआय साहेब चेंज असतील तरी कुणाच्या दबावामुळे होतात हे गुन्हे दाखल, हे पण एक गोष्ट आहे विचार करण्यासारखी. सुरुवातीला जेव्हा ओळख झाली तेव्हा तिचं नेमकं जे वागणं होतं, लग्नानंतर सुद्धा ते कायम होतं का? कसे नेमके संबंध होते? तिची वागणूक नेमकी कशी असायची? मॅडम, एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, जी लेडीज 9 लग्न करू शकते, कॉमन लेडीज मध्ये तेवढे गट्स नाहीत, तर तिच्याबद्दल कसं आपण काय जजमेंट लावू सांगा. आज तिनं 11-12 वाजता काही ऍप्लिकेशन लावली ना तर ती हायकोर्टामध्ये 2 वाजता मध्ये तिथे येते. एवढी सेटिंग आहे त्यामध्ये. आपल्याला 10-12 दिवस लागतात. मग रात्री 3 वाजता त्यांचा वकील हे GM खान आहेत ना, यांच्या कॉम्प्रोमाइजची सेटलमेंटची फाईल बनवतो आणि सकाळी 10:30 वाजता तिथं टेबलावरती लागते हायकोर्टमध्ये. माहिती लागली होती मला तर 1.5 महिना लागला होता. हाच मुद्दा मी घेऊन मोहम्मदजी यांच्याकडे सुद्धा जाणार आहे. आपल्यासोबत तिचे नेमके कसे संबंध होते? कारण याचा बेसिक जो फॅक्टर होता, मैत्री आधी झाली, त्याचं रूपांतर नंतर प्रेमामध्ये झालं आणि थेट तिने तुमचा पती असा उल्लेख केला. मात्र हे संबंध नेमके कसे होते? इतरांसोबत जे आपण तिचे फोटो सुद्धा पाहतो, अगदी जवळीक ती साधते, नेमकं तिचा ह्या संदर्भातला बिहेवियरल पॅटर्न कसा होता? मेरे से क्वेश्चन है मैडम आप पे। जी उसमें इतना कम्युनिकेशन स्किल, उसमें मल्टी स्किल्स है मैडम. इसके अगर देखा जाए ना तो उसके अंदर एक ये ऊपर एक नेचुरल है कि वो कोई भी किसी के पास भी जाएगी तो बात करने को, वो दिखने दिखाने को इतना कोई ऐसा बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है. वो सिर्फ बात करते करते आदमी को इतना कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है कि उसको वो अपनी तरफ नजदीक कर लेती है कि अब मैं बहुत मजलूम हूँ, मैं ये हूँ. और मीन्स आप सोचिए, एक प्रोफेसर है वही कॉलेज का, वो भी उसको दिन और रात देख रहा है, साथ में पढ़ा रहा है, लेकिन वो भी उसके चक्कर में आ गया और उसके साथ में उसको प्रॉब्लम हुआ. सेकंड जो है वो तो फर्स्ट जो था वो इंडस्ट्रियलिस्ट है. थर्ड जो है मुंबई का लोखंड वाला का रहने वाला है, रहमान शेख, वो भी उसके साथ में आता है, शादी करता है और उनका तो शादी तीसरे या चौथे दिन में एक FIR के ऊपर खत्म हो जाती है और वो भाग जाता है. आज तक एब्सकॉन्डिंग है. ये जो बिहेवियरल पैटर्न है तो वो एक उर्दू जो हमारी भाषा है उसके में एक्सपर्ट है. वो नॉवेल के अंदर में कॉलम्स लिखती है. उसके बाद इस इंग्लिश हो या हिंदी हो, शेर शायरी है, सॉन्ग्स है, उसके अंदर एक स्किल्स इतनी है. म्हणजे अगदी स्पेसिफिकली विचारायला जायचं तर जसे नवरा बायकोचे संबंध असतात तसेच अगदी प्रेमाचे संबंध आपले होते का? 2 या 3 दिन रहते बस मैडम. उसके बाद वो आ जाती है अपनी वाली पे, क्या मेरे को इतना पैसा दो, रफा दफा करो, तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे घर को जा रही है, अगर तुम पैसा नहीं देंगे तो मैं तुम्हारे पे ये केस लगा दूंगी. और लगा देती है, लगा के आती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में उसका इतना सेटिंग है कि पहले वहां कंप्लेन करके आके अपने को धमकी देती है कि तुम ये दे रहे हो तो ठीक, वरना पुलिस वालों को बोलूंगी आज ही रात में तुम्हारा कंप्लेन हो जाए.
सेम एक ही पुलिस स्टेशन है, न्यू कामठी पुलिस स्टेशन, जहाँ पे फर्स्ट से लेके तो आज तक के कम से कम 22-25 तो एप्लीकेशन कामठी पुलिस स्टेशन में मिल जाएगी उसके RTI में डाले तो। की बात कर रहा था मैं भी। मुदस्सर जी बोला, आपल्याला काय मुद्दा मांडायचा आहे? जो अभी मोहम्मद साहब बोल रहे ना, तारिक भाई बोल रहे ना कि कामठी पॉलिटिशियन है, हाँ, वहां पे मतलब आपकी मतलब डायरेक्टली FIR हो जाती, कंप्लेंट नहीं लिखाई जाती, डायरेक्टली FIR गुना दाखिल हो जाता डायरेक्टली वहां पे। वो कैसे हो सकता? और सब पे मतलब 376, 377 तक 498, हर मतलब लेडीज एक है, हस्बैंड तो चेंज हो रहे हैं, वो पुलिस वालों भी पहचानते ना उनको वहां के कि भैया एक के तो मतलब साल भर में 2-3 तो हस्बैंड आ ही जाते हैं उसमें से, तो वो लोग फिर या तो गुना दाखिल करते कैसे हैं वो, या तो मतलब उधर से कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है या कुछ और है बात नहीं होना मुदस्सर जी, चाहिए। मला सुद्धा आपल्याला हाच प्रश्न विचारायचा आहे, आपले संबंध तिच्यासोबत नेमके कसे होते, वैवाहिक संबंध नेमके कसे होते, प्रेमाचं नातं नेमकं कसं होतं? प्रेमाचं नातं मॅडम लग्नाच्या आधी 2-3 महिने आपण जे काही फोनवरती कॉन्टॅक्ट मध्ये जे बोलतो आणि त्यानंतर जाऊन आपण लग्न करतो, हा, लग्न केल्यानंतर 1 महिना, जवळजवळ 1 महिना अतिशय चांगला असतो त्यामध्ये, 1 महिन्यानंतर ह्याचे गुण दाखवायला चालू करते, मग हिचे गुंड येतील घरी, तुम्हाला धमकवतील, हे चालू झालं बघ तिथून ते। पण त्यामध्ये काही चांगले गुण असतील ना, ज्यामुळे आपण तिच्यावर विश्वास टाकला असेल, असं काही तिने इमोशनली काही सांगितलं असेल ज्यामुळे आपल्याला हे मैत्री वाढवावी असं वाटलं असेल? मॅडम चांगले गुण म्हणजे एक ते भासवायचे चांगले गुण, म्हणजे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे आपण म्हणतो ना, असं असे आहेत ना ते, तसे आहेत, तेव्हा तर एवढी लोक फसले। लोकांचं 40-40 वर्षामध्ये एक लग्न होत नाही, हिनं 10 करून टाकली हो। आता आजपर्यंत तुम्हाला शोधून दाखवतो मी, कितीतरी मुली अशा बसल्यात घरी की त्यांचं 40-40 वर्ष वय झालं पण त्यांचं एक लग्न झालं नाही, काय तर प्रॉब्लेम असेल काय नाही। याच्यामध्ये असं झालं की 40 वर्षामध्ये हिनं 9 तर आली आपल्या समोर लिगल, आता याच्यामध्ये घाबरून किती बसलेत आणि इनलिगल किती आहेत हे आपल्याला माहित नाही यामध्ये, ही पण गोष्ट आहे। अगदी, आणि हाच आकडा जाणून घ्यायचा आहे, हीच मोडस ऑपरेंडी आपल्याला जाणून घ्यायची होती आणि त्याचमुळे आपल्या दोघांशी ही चर्चा करण्यात आली। मुदस्सिर आणि मोहम्मद दोघांचे आभार, या सगळ्या संदर्भात आपण सविस्तर चर्चा केली त्यासाठी। तर या बुलेटिनमध्ये इथे एक छोटासा ब्रेक घेतोय, पाहत राहा NDTV मराठी।